हेलो गाइस, एक बार फिर से आई एडवेरा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो भी रक्त से संबंधित है, वो भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से ही संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनके रक्त का रंग जो है, कलर ऑफ ब्लड जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का ग्रीन हो सकता है, किसी का मस्टर्ड येलो हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो इस श्रेणी में आते हैं अथवा इस रंग के ब्लड उनके शरीर में पाए जाते हैं, तो उनके विषय में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ये है, जो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हार्ट का ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा चैम्बर है जो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास मंगाता है या अपने पास रखता है, यानी वो आपको बताना है, वो आपको जानना भी है। तो आज इसी विषय पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं जिनके ब्लड के रंग अलग अलग होते हैं। तो हमने जैसा बताया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज का टॉपिक है और ये टॉपिक अभी 2-3 दिन ऐसे ही चलने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके ब्लड का कलर अलग अलग रंग का हो सकता है, जिनमें हम पहला ले रहे हैं ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर, ये दोनों जीव जंतु दिख रहे हैं, एक तो सिफेलोपैड्स है और सिफेलोपैड्स में भी ऑक्टोपस दिख रहा है, ये मोलस्क है। तो इनका जो ब्लड है वो नीला दिखेगा जब वो ऑक्सीजनेटेड होगा और कलरलेस दिखेगा जब डीऑक्सीजनेटेड होगा। और अगर ये ओपन एयर में रहते हैं, जैसे ये ऑक्टोपस है ओपन एयर में है, तो इसका जो ब्लड हो जाएगा वो डार्क ब्लू हो जाएगा। और ये सब केवल इसी वजह से होता है क्योंकि इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है और हीमोसाइनिन पाए जाने की वजह से इनके ब्लड का कलर जो है वो ब्लू दिखता है। जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन का ब्लड रेड क्यों दिखता है? क्योंकि ह्यूमन के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, दूसरे जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं। एक और जीव जंतु यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसे हम एनेलिड कहते हैं। और एनेलिड में खासियत है क्योंकि इसमें जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है और उस पदार्थ का नाम है क्लोरोक्रुओरिन। तो क्लोरोक्रुओरिन होने की वजह से इनके ब्लड का कलर जो है वो ग्रीन दिखता है। तो ब्लड का कलर इनका क्या होगा? ग्रीन होगा। और एनेलिड में ये अर्थवर्म हो सकते हैं, लीज हो सकते हैं, मैरिन पॉलीकैट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये लीज है और ये आपका जो है चित्र में दिख रहा है एनेलिड अर्थवर्म है। इनके ब्लड का कलर जो होगा वह ग्रीन होगा क्योंकि इनके ब्लड में क्लोरोक्रुओरिन नाम का तत्व पाया जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, ये हैं आपके जो है लॉबस्टर और क्रेफिश। नीचे आपका क्रेफिश है, ये क्या है? क्रेफिश है और ये है आपका लॉबस्टर। ठीक है, इन दोनों जीवों के ब्लड का जो कलर होगा, ब्लड का कलर किस रंग का होगा? ये होगा वॉयलेट पिंक, ठीक है। वॉयलेट पिंक कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो तत्व पाया जाता है जिसके वजह से इनके रक्त का रंग वॉयलेट पिंक है वो है हेमेरिथ्रिन। हिमेरिथ्रिन, तो हिमेरिथ्रिन की वजह से इनके ब्लड का कलर जो है वो कौन सा दिखता है? वॉयलेट पिंक दिखता है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और वो बात हो रही है ब्लड के कन्फिग्रेशन के ऊपर। और वो जो ब्लड का कन्फिग्रेशन है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से व्यक्ति को किस ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाए जिसके वजह से इन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो। तो आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे, ब्लड ग्रुप पे बात करेंगे।
अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ब्लड ग्रुप का जो इन्वेंशन किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर। और ये खोज जो हुई थी वो हुई थी 1900 एडी में। तो कार्ल लैंडस्टीनर वॉज द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये इन्वेंटर हैं और ये ब्लड ग्रुप जो हैं डिफरेंट होते हैं हर एक मनुष्य में। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य है और उनमें अनेक तरह के ब्लड ग्रुप इकट्ठे पाए जाए, ऐसा नहीं है। ब्लड ग्रुप आर डिफरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से इनका जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है, ब्लड अलग अलग होता है और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड का डिफरेंट होना, जैसे मान लेते हैं A+, O+, B+, ये डिफरेंट जो होना है वो किसके वजह से होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीजन के तौर पे काम करता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी में पाया जाता है और इसे ही हम एंटीजन कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के एंटीजन की बात होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी में अगर हम देखें तो इसमें बहुत कुछ समानता भी होती है और बहुत कुछ अलगाव भी होता है। यानी ये ब्लड ग्रुप के हिसाब से इसमें हम देख सकते हैं कि किसमें एंटीजन ए पाया जाता है और किसमें जो है वो एंटीजन बी पाया जाता है और किसमें एंटीजन ए बी दोनों पाया जाता है और किसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखें कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो आपका क्या है? ए बी माइनस यानी ए बी निगेटिव। अब यहाँ पे दिख रहे हैं ये ए बी निगेटिव, ये आपका पूरे इंडिया में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। और जो ओ नेगेटिव होता है, यहाँ पे ओ नेगेटिव कहाँ है? ये ओ नेगेटिव जो होता है वो ओ नेगेटिव प्योरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है। कहाँ? यूरोप में। यानी अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में इसे क्या कहेंगे? प्योरेस्ट ब्लड ग्रुप, प्योर ब्लड ग्रुप। ठीक है, प्योर ब्लड ग्रुप। यानी इसको अगर हम एक वर्ड में बोले तो ये रॉयल ब्लड माना जाता है। यानी कि अगर ओ नेगेटिव है तो वो रॉयल ब्लड है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि हार्ट के माध्यम से ब्लड पंप तो करता ही करता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ब्लड क्या है? मोस्ट कॉमन ब्लड की बात अगर हम करें तो मोस्ट कॉमन ब्लड में ओ बी ए और ए बी है, जिसमें डोनर का अगर हम पॉपुलेशन देखें तो डोनर के पॉपुलेशन में 37% जो है वो आपका ओ ब्लड ग्रुप होते हैं और 32% लगभग जो होते हैं वो बी होते हैं और 22 से 23% ए होता है और 7% जो लोग होते हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप के होते हैं। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप डोनर जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है उनका RH फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ए बी पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है। ए बी पॉजिटिव क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है। अब यहाँ पे इस साड़ी से, इस चार्ट से, ये जो है चार्ट है और इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि ए प्लस ग्रुप, जो ए प्लस यानी ए प्लस का और ए माइनस का क्या मतलब होगा? ए अगर प्लस है तो इसका मतलब है इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर ए नेगेटिव है तो RH फैक्टर इसमें क्या है? नहीं है। नो एनी RH फैक्टर इज फाउंड। अब यहाँ पर A प्लस है यानी इसमें RH फैक्टर अगर मौजूद है तो यू कैन गिव ब्लड टू, यानी आप किसे ब्लड दे सकते हैं? A प्लस को दे सकते हैं, AB प्लस को दे सकते हैं। यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी आपका अगर रक्त A प्लस है तो आप A प्लस, A माइनस, O प्लस, O माइनस वाले से ही ब्लड ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड O प्लस है
तो आप किससे ब्लड लेंगे? O प्लस और O माइनस से। और किसको देंगे? O प्लस को दे सकते हैं, A प्लस को दे सकते हैं, B प्लस को दे सकते हैं और AB प्लस को दे सकते हैं। ठीक है, B पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड है तो वो B पॉजिटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है। किससे ले सकता है? तो अपने से ही लेगा, या तो वो B पॉजिटिव होगा या B निगेटिव, तभी वो पाएगा। अथवा अगर इनमें कोई नहीं मिलता है तो O प्लस और O माइनस वाले ही इसे ब्लड दे सकेंगे और कोई नहीं देगा। A वाला तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है, AB वाला भी नहीं देगा, जबकि ये AB को दे सकता है। B प्लस जो है वो AB को दे सकता है। अब मान लेते हैं AB प्लस वाला ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? AB प्लस को दे सकेगा, लेकिन AB प्लस वाला सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो AB प्लस रिसेप्टर बहुत बढ़िया है, और डोनर जो है वो कौन है? O माइनस। O माइनस सबसे बड़ा डोनर है, यानी O माइनस वाला ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को खून आसानी से दे सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर मान लेते हैं किसी का ब्लड A माइनस है, तो वो A प्लस और A माइनस को साथ ही देगा, और जिसमें A लगा होगा, तो AB में A लगा है, AB प्लस में और AB माइनस में, तो उसे भी ब्लड ये दे सकता है। लेकिन अगर इसे ब्लड लेना हो तो केवल और केवल A माइनस से लेगा अथवा O माइनस से लेगा। इसी तरह O माइनस का है, वो एवरीवन को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने की बात अगर आएगी तो केवल और केवल O माइनस से ही लेगा। यहाँ पे देखते हैं AB माइनस। AB माइनस अगर किसी से ब्लड लेगा तो माइनस वाले से लेगा, जिसमें A और B दोनों हो सकते हैं। AB हो सकता है, A माइनस, B माइनस और O माइनस हो सकता है, लेकिन ये AB माइनस देगा किसे? AB प्लस या AB माइनस को ही देगा। तो यहाँ पर एवरीवन यहाँ लिखा है, यानी यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एवरीवन और यू कैन गिव ब्लड टू एवरीवन। O माइनस सभी को दे सकता है और AB प्लस सभी से ले सकता है। तो ये एक चार्ट है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हम बुला सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति से हम ब्लड ले सकें। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति O प्लस वाला है, तो वो किसको किसको ब्लड लेने के लिए बुलाएगा? O प्लस या O माइनस को। लेकिन वो किसे दे सकता है? O प्लस को दे सकता है, A प्लस को दे सकता है, B प्लस को दे सकता है और AB प्लस को दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कुछ लोग बात करते हैं कि भाई एंटीजन की क्या है ब्लड ग्रुप में। अब ब्लड ग्रुप अगर हम यहाँ लिखें, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? A, B, AB और O। तो अगर हम यहाँ एंटीजन लिखें, अगर एंटीजन के आधार पर कैटेगराइज करें कि क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, या एंटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, तो एंटीजन यहाँ पर और यहाँ पर एंटीबॉडी। अगर इस कैटेगरी पर हम देखें कि A ब्लड ग्रुप वालों में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी B पाई जाती है। B ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन B पाएगा, यानी जो होगा वही एंटीजन पाया जाएगा, और एंटीबॉडी उसके विपरीत होती है, यानी A। अब अगर AB वाला है तो उसमें A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, और वहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंट होगा। O में क्या है? O में एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी जो है A और B पाया जाता है। तो ये कैटेगरी तब ज़रूरत पड़ती है जब हम डोनर या रिसेप्टर होते हैं, तो उसमें इसका भी ख्याल रखा जाता है। हम लोग बात कर रहे थे RH फैक्टर की। ठीक है, तो RH फैक्टर की जो खोज हुई वो क्या कब हुआ था? तो यहाँ पर हम लोग इसको ज़रा सा फिर से देख लेते हैं। वापस हम हार्ट पर आएंगे, लेकिन पहले RH फैक्टर को देख लें। RH फैक्टर, तो RH फैक्टर के जो इन्वेंटर्स हैं उनका नाम है लैंड स्टीनर, और दूसरे व्यक्ति हैं वीनर। ठीक है,
इन दोनों ने मिल करके खोज की थी और ये खोज हुई थी 1940 एडी में। ठीक है, ब्लड ग्रुप का तो हमने बता दिया। यहाँ पर कहा जाता है कि अनदर एंटीजन इन ह्यूमन ब्लड विच हैज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीसस मंकीज दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड RH फैक्टर। तो इसे RH फैक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रीसस मंकी में पाया गया। ठीक है, it is another antigen in human blood which has extracted from rhesus monkeys, that is why it is called RH factor. अब rhesus factor is an inherited protein found on the surface of RBC. ये कहाँ पाया जाता है? surface of RBC पे पाया जाता है। सरफेस ऑफ RBC पर पाया जाता है। अगर ब्लड में प्रोटीन है तो ये कहलाएगा RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव इफ प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, और अगर RH नहीं पाया जाता है यानी RH नेगेटिव है तो कहा जाएगा प्रोटीन नॉट फाउंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका पूछ सकता है या पूछता ही है। तो इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें जानना ही चाहिए। अब वापस आते हैं हम हार्ट पर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हार्ट का चलता फिरता चित्र है जिसमें ये शरीर के निचले पार्ट से रक्त को लाता है, ब्लड को लाता है, ये शरीर के ऊपरी पार्ट से ब्लड को लाता है। अब इसको ब्लड को ये लाता है इस चैम्बर में, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3 और चैम्बर नंबर 4। तो यहाँ पर हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं और ये 4 चैम्बर जो हैं वो रक्तों को भेजते हैं और रक्त को अपने पास बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स का भी जानकारी रखना यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं। रक्त नलिका जिसे कहते हैं, तो रक्त नलिका में एक होता है आर्टरीज जिसे धमनी कहते हैं और दूसरा होता है वेन्स जिसे सिरा कहते हैं। अब आर्टरीज का क्या मतलब है? आर्टरीज का मतलब है द ब्लड इज ब्रॉट थ्रू द हार्ट, blood is brought through the heart towards the organ of the body, towards the organ of the body, यानी कि ये सभी जगहों पर सभी अंगों में भेजा जाता है। ये रेड कलर का होता है और इसमें वॉल्व एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जब वॉल्व एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये आसानी से शरीर में बहता है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन इसकी कैविटी जो होती है वो बहुत पतली होती है ताकि कहीं कोई ज़्यादा जमाव होने की व्यवस्था ना हो। इस वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। और वेन्स जो होता है वो क्या करता है? द ब्लड कम्स बैक फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। यहाँ पे हार्ट के तरफ ऑर्गन से, अब देखिए यहाँ पे नीचे है, नीचे से और ऊपर से, ये दो माध्यम से हमारे हार्ट की तरफ ब्लड आता है। अब हार्ट की तरफ जब ब्लड आता है तो यहाँ पर वॉल्व का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्व भी पाए जाते हैं और वॉल्व के साथ साथ ये हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से पर दिखता है। आप अगर हाथ पर देखेंगे, पैरों पे देखेंगे, चेहरों पे देखेंगे तो हर जगह जो उभरी हुई नसें हरे रंग की या नीले रंग की दिखती हैं वो क्या हैं? आपका वेन्स हैं। इट इज़ डीप रेड कलर और वॉयलेट ब्लू कलर। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज़ें बड़ा ही स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर कट हैं। इसमें कैविटी जो होती है वो फ्लैटर्ड होती है यानी चपटी होती है और यहाँ पर रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का जो फ्लो है वो बहुत धीरे भी हो सकता है और बहुत तेज भी हो सकता है। ये जो हमारा हार्ट आपको दिख रहा है, ये हार्ट कहाँ स्थित होता है?
अगर हम देखें कि हार्ट कहाँ स्थित है तो पता चलता है कि हमारे शरीर में जो थोरेसिक बोन होता है वो थोरेसिक बोन नंबर 5 और थोरेसिक बोन नंबर 8 के बीच में हमारा हार्ट स्थित होता है। और ये जो हमारा हार्ट स्थित होता है इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स पाए जाते हैं और ये जो 3 लेयर्स होते हैं ये 3 लेयर्स क्या कहलाते हैं? आउटर लेयर जो कहलाता है वो कहलाता है एपीकार्डियम। एपीकार्डियम, ठीक है, ये आउटर लेयर होता है। इसके बाद आपका एक मिडिल लेयर होता है जिसे कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, और उसके बाद सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे भीतरी लेयर होता है, और जो सबसे भीतरी लेयर होता है वो कहलाता है इंडोकार्डियम। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये जो बाहरी लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है यहाँ पर, और उसके बाद फिर बीच का लेयर है, और फिर उसके बाद सबसे भीतरी लेयर है। तो मान लेते हैं अगर सबसे भीतरी लेयर ये हो गया, बीच का लेयर ये हो गया और बाहरी लेयर ये हो गया, तो 3 लेयर से मिलकर के हमारा हार्ट बना होता है। और ये जो हार्ट हमारा बना हुआ है इसके बीच में, यानी इसमें हार्ट के जब बाहर हम जाएंगे यानी कि एपिकार्डियम की तरफ जाएंगे तो एपिकार्डियम से भी बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है। तो एपिकार्डियम और बाहरी हिस्से में बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हमें हमारे हार्ट को बाहरी धक्कों से बचाती है। एक एडल्ट का अगर हम हार्ट की बात करें तो एक एडल्ट के हार्ट का जो मास होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम के बराबर होता है। और इसका अगर हम साइज की बात करें तो इसकी साइज जो होगी अमूमन 12 × 8 × 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 12 × 8 × 6 सेंटीमीटर क्यूब हार्ट का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। अब आइए जानते हैं कि हार्ट में जो चैम्बर होते हैं, जो हमने 4 चैम्बर की बात करी है, वो उसका नाम क्या है। तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। एट्रियम एट्रियम यानी कि अलिंद, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल यानी निलय। ठीक है, तो अलिंद और निलय ये कहलाते हैं। अब हमारे शरीर में जो 2 नसें हैं, जो 2 महाधमनियां हैं, उन्हें हम एक नाम दिए हैं। जो ऊपर से सारे रक्त को राइट एट्रियम में लाती है उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो हमारे शरीर के निचले भाग से रक्त को जमा करती है उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। और ये दोनों जो है वो कहाँ खुलती हैं? राइट एट्रियम में। तो जो राइट एट्रियम है यानी RA है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पहले नंबर चैम्बर में लाता है। तो ये आपका चैम्बर नंबर 1 हो गया, ये आपका चैम्बर नंबर 2 हो गया, ये आपका चैम्बर नंबर 3 हो गया, और ये आपका चैम्बर नंबर 4 हो गया। 4 चैम्बर हैं, और 4 चैम्बर्स में हम अगर देखते हैं तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और वो फिर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल उस पल्मोनरी वाल्व से होते हुए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए फेफड़े में भेज देते हैं। किस नली के द्वारा? पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। एक इधर निकल गया और एक आपका ये आ गया पल्मोनरी आर्टरीज से बाहर। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी से जब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। जो हमारे शरीर में आर्टरी यानी धमनी थी उसमें शुद्ध रक्त बह रहा था, लेकिन हार्ट के केस में पल्मोनरी आर्टरी जब बोलेंगे तो इसका मतलब है कि ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजता है, और जब फेफड़े से शुद्ध रक्त हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन्स से आता है। हमने क्वेश्चन पूछा था कि हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जो शुद्ध रक्त को अपने पास मंगाता है, तो वो है आपका लेफ्ट एट्रियम। यानी कि लेफ्ट एट्रियम में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फेफड़े से आएगा और फेफड़े से जिस नली के माध्यम से आता है उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो है हार्ट नंबर 3 में, हार्ट के चैम्बर नंबर 3 में जाता है और हार्ट के चैम्बर नंबर 4 में मिट्रल वाल्व से होता हुआ आता है। और हार्ट का जो 4th चैम्बर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर माना जाता है और यहीं पे आपका ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ ये जो है बहुत प्रेशर लगा करके और आपका आयोर्टिक वाल्व से रक्त को भेजता है, जो आयोर्टा से होते हुए हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं और तमाम जितने भी जो पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पोषक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अभी सीखे हैं कि ये तो आपको पहले बता चुके हैं। क्या सीखे हैं यहाँ पे? आपने सीखा है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर कितने हैं। नंबर ऑफ चैम्बर कितने हैं? तो यहाँ पे 4 चैम्बर की बात आती है। पहला जो है वो क्या है आपका, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और दूसरा क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो दोनों पार्ट हैं ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित है। और ये जो दोनों पार्ट हैं वो किससे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित है और ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित हैं। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ वॉल्व, तो यहाँ पे 4 तरह के वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, पहला वाल्व जो आता है, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में खुलता है, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। आप सोच रहे होंगे कि सर दूसरा नाम क्यों आपने बताया। यहाँ पे हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे कि ये जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे वॉल्व सेट है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम से रक्त जो है यानी ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ों को और समझ लें, दूसरा जो है, दूसरा अब रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। तो फेफड़े में जाने के लिए एक और जो वॉल्व है वो काम करता है और वो वॉल्व क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, अब पल्मोनरी वॉल्व से हमारा जो रक्त है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ चला जाता है। ये कहाँ से जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, और लंग्स से वापस आता है। जब लंग्स से वापस आएगा तो किससे आएगा, पल्मोनरी वेव से। पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और पल्मोनरी वेन से जो आएगा वो किस वॉल्व को अलग करते हुए कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उस वॉल्व को कहते हैं मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब मिट्रल वॉल्व को खोल करके वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रक्त को कहाँ भेज देगा, आयोर्टिक वॉल्व में। ठीक है, और आयोर्टिक वॉल्व ही है जो पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। हमें लगता है कि अब आपको हार्ट के विषय में जो है वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है आयोटिक वाल्व से, जो आयोटा है, आयोटा में हार्ट को 10% भेज देता है, ब्रेन को 15% भेजता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को 25% भेजता है, किडनी को 20% और अदर को 30% भेजता है, यानी हाथ पैरों में सब मिला के वो 30% हो जाता है। तो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी, ठीक है। हार्ट को कितना जाता है? हार्ट को जाता है 10%। ब्रेन को कितना जाता है? ब्रेन को जाता है 15%। और उसके बाद आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर ब्लड को ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना है? 25%, ठीक है। किडनी में, किडनी और अच्छा से काम करे इसके लिए ब्लड फ्लो होना ज़रूरी है, तो इसमें 20% ब्लड जाता है। और अदर्स में हाथ पैरों में ये 30% जाता है, ठीक है। तो ये एक ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का एक आपको लिस्ट हमने दे दिया है ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छी चीज़ों को बताने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल पे जाके टिक कर दें ताकि आपको हर बनने वाला वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्द ही हम लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।